गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज मैं लेक्चर 4 फीटर का लेकर आए हैं और लेक्चर 4 में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या होता है इसके बारे में पूर्ण जानकारी, सारी जानकारी मैं दूंगा। ठीक है। ये फीटर में जो है, फीटर के स्टूडेंट जो कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे इसका प्रयोग होता है, इसके बारे में सारी जानकारी इस लेक्चर में मैं दूंगा, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी इसके बारे में हो जाए। ठीक है। तो मैं चलता हूं आगे। कैलिपर्स, ठीक है। कैलिपर्स क्या है, बहुत अच्छे ढंग से मैं बताऊंगा सरल भाषा में, जिससे आप लोगों को आए। ठीक है। चलिए, कैलिपर्स कैलिपर्स बताने से पहले उसके बारे में परिचय बताना पड़ता है। को किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में जानकारी लेने से पहले उसके बारे में परिचय, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या है परिचय। ठीक है। तो उसके बारे में जानिए, परिचय क्या है कैलिपर्स। ठीक है। कैलिपर्स एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किया जाता है, जिससे जाब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व व्यास नापने के लिए किया जाता है। ठीक है। कैलिपर्स एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है। अप्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे कोई भी औजार हो, कोई भी टूल्स हो, उस पर उस टूल्स के ऊपर किसी, जैसे होता है इंच देख लीजिए, इंच देख लीजिए, या इसके पहले मैं अगला लेक्चर में पढ़ाया था क्या, स्टील रूल। तो स्टील रूल्स पे जो है इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। ठीक है। जैसे निशान जो बने होते हैं इंच और सेंटीमीटर में, जिस पर चिन्ह अंकित रहता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष मापी औजार कहते हैं। और जिस टूल्स पे चिन्ह अंकित नहीं होता है उसको अप्रत्यक्ष मापी औजार बोलते हैं। ठीक है। तो ये कैलिपर्स है। तो कैलिपर्स में इसमें इस टूल्स पे जो है चिन्ह अंकित नहीं रहता है किसी भी प्रकार का। जैसे स्टील रूल की सहायता से हम इस कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष मापी औजार कहते हैं। इसका प्रयोग हम वर्कशॉप में जब प्रैक्टिकल के तौर पे जब जाब को बनाते हैं, तो जाब की लंबाई को नापने के लिए, चौड़ाई को नापने के लिए और उसका व्यास नापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कैलिपर्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब कैलिपर्स किस मटेरियल का बनाया जाता है, किस धातु का बनाया जाता है कैलिपर्स, ये हम बताएंगे आपको। ठीक है। अगला हेडिंग है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, कैलिपर्स प्रायः हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। इसके माप लेने वाले पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है। कैलिपर्स हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। एक हाई कार्बन स्टील एक प्रकार का धातु होता है जिससे वो कैलिपर बनाया जाता है, और जो नाप लेने का पॉइंट होता है, उसके जो नाप लेने का पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड और टेम्पर क्या होता है,
आप लोगों को बता दें, नहीं मालूम होगा। हार्ड और टेम्पर, हार्ड होता है जैसे जलती हुई आग में किसी धातु इस लोहे को डाल दे तो एकदम लाल हो जाता है, और उस जो लाल मटेरियल को लेके हम अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो टेम्पर हो जाता है। इसलिए हार्ड और टेम्पर है, इसलिए उसको डालते हैं ताकि उसके सिरे को, उसका जो सिरा है नाप लेने वाला, तो नाप लेते लेते घिस जाता है। इस प्रक्रिया को करने से वो सिरा उसका घिसता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मटेरियल। और हार्ड और टेम्पर क्या होता है मैं बता दिया। अब साइज क्या होती है, कितना लंबा चौड़ा होता है कैलिपर्स, उसके बारे में अगली हेडिंग है। कैलिपर्स का साइज उसकी पीवेट पिन या सेंटर के गेजिंग पॉइंट द्वारा लिया जाता है। ठीक है, मैं कैलिपर्स दिखा रहा हूं। ठीक है, कैलिपर्स देखिए, यही कैलिपर्स है। ठीक है, इसके जो है रिबिट है, रिबिट बोला गया था, रिबिट से ये जो रिबिट लगी है, ये रिबिट से इसके जो है नाप लेने वाला पॉइंट यही है। ठीक है, यहां से और यहां से जितनी लंबाई होती है वही कैलिपर्स की लंबाई कहते हैं। कैलिपर्स जो छोटे बड़े अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे जिस साइज का हम जैसे बड़े कार्य के लिए, बड़े जाल को नापने के लिए बड़े कैलिपर का प्रयोग करते हैं, छोटे नाप के लिए छोटे कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अनेक प्रकार के साइजों में उपलब्ध होता है। यही जो कैलिपर है, यही कैलिपर की फुल बॉडी है। ठीक है, यही कैलिपर की फुल बॉडी है। यही बॉडी इसकी हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है, और इसकी लंबाई जो बता दिए हैं, ये रिबिट है, और इसका जो गेजिंग पॉइंट है, यहाँ से इसकी पूरी लंबाई हो जाती है। और जो इसके पॉइंट है, ए पॉइंट और ए पॉइंट, जो नाप लेने वाला सिरा है इसका, इसी को हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब नाप लेते हैं किसी जॉब का, उससे नाप लेते लेते इसके पॉइंट जो घिस न जाए, इसलिए हम इसको हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। ठीक है, तो कैलिपर्स देख लिए, जान गए क्या होता है। आइए उसकी साइज के बारे में बताते हैं। ठीक है, कैलिपर का साइज उसके पिवट पॉइंट और रिबिट सेंटर के गेजिंग पॉइंट तक के दूरी से लिया जाता है। मैं बता दिया हूं कैसे लिया जाता है। ठीक है, और ये बता दिए कैलिपर का इंट्रोडक्शन, कैलिपर का मटेरियल, किस मटेरियल का बनाया जाता है, साइज क्या होती है। ठीक है, मैं अगले नंबर पे आ जाऊंगा, टाइप्स ऑफ जॉइंट, जॉइंट के प्रकार। जो है जॉइंट के आधार पर कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, तो जॉइंट के प्रकार के आधार पे कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, फर्म जॉइंट, फर्म जॉइंट, और नंबर दो, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, फर्म जॉइंट क्या होता है, आइए दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो है, ये जो कैलिपर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। ठीक है, इसके देखिए ऊपरी सिरे का स्प्रिंग लगा हुआ है, और इसको हम फर्म जॉइंट कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट, और दूसरा है फर्म जॉइंट, जिससे देखे होंगे आप लोग, जिससे ए वाला और ए वाला पॉइंट जो है स्प्रिंग से नहीं, रिबिट से जुड़ा होता है। रिबिट द्वारा दोनों पॉइंट को जोड़ के हम नाप लेते हैं,
और ये चूड़ी हो गई, ये स्प्रिंग ज्वाइंट है तो चूड़ी से खुलती है। जब चूड़ी खोलेंगे तो अपना बाहर की तरफ निकलेगा, जब चूड़ी को टाइट करेंगे अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। तो इसका जो है इधर से ही कम बेसी साइज किया जाता है चूड़ी से, जो इसमें नट लगा है नट से। और बाकी जो फर्म ज्वाइंट होता है इधर रिबिट लगा रहता है, तो हम लोग हाथ से उसको टाइट और छोटा और बड़ा करते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग और फर्म ज्वाइंट समझ गए हैं। तो फर्म ज्वाइंट कैलिपर्स क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इस प्रकार के कैलिपर की दो टांगे दोनों टांगों की एक रिबिट और वाशर के द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग दूसरे प्रकार की कैलिपर की अपेक्षा कम किया जाता है। ठीक है, फर्म ज्वाइंट कम इसलिए प्रयोग होता है, जैसे हम हाथों द्वारा उसको छोटा बड़ा करते हैं तो नाप लेते समय वो अपने जो है अपने आप छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है, इसलिए हम उसका प्रयोग कम करते हैं। आइए स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर के बारे में जानते हैं। अगला नंबर स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर्स। इस प्रकार के कैलिपर स्प्रिंग और एक दूरी के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसको खोलने या बंद करने के लिए स्क्रू और नट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के कैलिपर वर्कशॉप में प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इससे अधिक शुद्धता से माप लिया जाता है। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे आप लोग बताएं अभी, स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट। ठीक है, स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट क्या होता है अभी बताएं। तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर के बारे में पढ़ के बताया हूं कैसे कि यह स्प्रिंग द्वारा और दूरी के द्वारा जुड़ा होता है, और इसको खोलने या बंद करने के लिए एक नट व बोल्ट की सहायता से ये खोला बंद किया जाता है। और यह वर्कशॉप में अधिक प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह अधिक शुद्धता से माप देता है। ठीक है, यही है ये फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर हो गया मित्रों। ठीक है, ये दोनों समझ गए होंगे। और आ गया नंबर अगले हेडिंग का। अगला हेडिंग है टाइप्स, मतलब प्रकार। कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं? कैलिपर्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं जो वर्कशॉप में पाए जाते हैं, जो हम लोग प्रयोग करते हैं। अलग अलग नाप के लिए अलग अलग जगह अलग अलग कैलिपर का प्रयोग होता है। नंबर 1 हम देखेंगे कौन सा कैलिपर है। नंबर 1 है आउटसाइड कैलिपर्स। आउटसाइड कैलिपर्स। नंबर 2 इनसाइड कैलिपर्स। नंबर 3 जेनी कैलिपर्स। ठीक है, ये 3 प्रकार के कैलिपर्स होते हैं। ठीक है, आउटसाइड, इनसाइड और जेनी कैलिपर्स। तो आउटसाइड आइए समझते हैं हेडिंग वाइज हेडिंग कि कौन कौन सा कैलिपर्स कहां कहां प्रयोग होता है। ठीक है, तो आउटसाइड कैलिपर्स के बारे में आइए जानते हैं हम लोग कि आउटसाइड कैलिपर कहां प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आउटसाइड कैलिपर देखिए ये लिखा हेडिंग है ना, यही है। तो आउटसाइड आइए जानते हैं। इस प्रकार के कैलिपर्स में इनकी दोनों टांगे अंदर की ओर अर्धगोलाकार मुड़ी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग किसी जाल की बाहरी माप लेने के लिए होता है। ठीक है, इसका अधिकतर प्रयोग किसी जाल की बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है, जैसे में
किसी गोल जाल को बाहर की व्यास माप लेने और किसी चपटे जाल की लंबाई चौड़ाई और मोटाई की माप लेने के लिए इसके अतिरिक्त रीडिंग लेने के लिए स्टील रूल की सहायता से हम जाल की मार्किंग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई गोल जाल हो उसकी व्यास नापने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसकी टांगे अंदर की ओर मुड़ा रहता है, अर्धगोलाकार होता है। आइए जानते हैं, कैलिपर दिखा दिए आप लोगों को। यही कैलिपर है, ये इसकी टांगे हैं। ठीक है, इसकी टांगे देखिए बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। तो जो हम पढ़ाए हैं इनसाइड कैलिपर, इसकी साइड जो है, इसकी दोनों टांगे ए और ये दोनों टांगे अंदर की ओर मुड़ा रहता है, इधर और इस साइड तो मुड़ा रहता है। तो इसी के अंदर जब ये अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा तो गोल जाल मतलब इससे गेंदा होगा। गेंद जानते होंगे, तो गेंद है तो उसका गोल रहता है। तो उसका व्यास लेने के लिए हमको ए और ए टांगे बीच में लगा देंगे तो उसकी व्यास की लंबाई का, उसकी व्यास की जो व्यास की हम ज्ञात कर सकते हैं। उस गेंद का व्यास कितना है हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड कैलिपर्स हो गया। अब अगला हेडिंग पढ़ाएंगे, अपन बताएंगे इनसाइड कैलिपर्स के बारे में। इस प्रकार के कैलिपर के दोनों टांगे जॉइंट से बाहर की ओर मुड़ी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग अंदरूनी माप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस कैलिपर जो इनसाइड कैलिपर्स है, इसकी जो तो दोनों टांगे हैं वो बाहर की ओर मुड़ी रहती है। ठीक है, और इस कैलिपर्स से अंदरूनी माप लेने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे में किसी जाल के सुराख के अंदर की व्यास की माप लेना हो या किसी जाल के खांचे की चौड़ाई लेना हो और इसकी और इसके द्वारा स्टील रूल की सहायता से माप लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इनसाइड कैलिपर्स हम बता दें आप लोगों को, जैसे मैं आसान भाषा में बताऊंगा जो समझ जाएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इससे इनसाइड कैलिपर से अंदरूनी माप लेते हैं, अंदरूनी व्यास। जैसे में गोल पाइप हो गया, गोल पाइप होता है कम गोल होता है, कम चौड़ा होता है, ज्यादा चौड़ा होता है, तो उसकी व्यास हम लोगों को मालूम नहीं पड़ती है। तो हम कैलिपर से बहुत आसानी से उसकी अंदरूनी व्यास ले सकते हैं। ठीक है, आइए दिखाते हैं, यही है। ठीक है, यही है इनसाइड कैलिपर। जैसे ये टांगे और ये टांगे और स्प्रिंग से हम कस के जो दोनों जो जैसे गोल पाइप हो गया उसका सुराख नापने के लिए दोनों टांगे उठा के सुराख में डालेंगे। इस बोल्ट को जो नट लगा है इसको जितना भी कस करेंगे वो अपने साइज के अनुसार ले लेगा, तो बाहर निकाल के उसकी व्यास को हम उसकी सुराख को नाप सकते हैं कितना उसका व्यास है, क्या है। ठीक है, आइए ये हो गया इनसाइड कैलिपर्स। ठीक है, इनसाइड कैलिपर्स के बारे में बता दिए हैं। अब अगला नंबर है जेनी कैलिपर्स। ठीक है, आइए जेनी कैलिपर्स बताते हैं क्या है जेनी कैलिपर्स। ठीक है, इस प्रकार के कैलिपर्स की टांगे सीधी होती है। ठीक है, जैसे जो कैलिपर्स अगला बताएं इनसाइड आउटसाइड, उसका मुड़ा होता है और इसकी टांगे सीधी होती है और इसका एक सिरा तेज धार वाला होता है। ठीक है,
इसकी एक टांगे सीधी और दूसरी तेज धार वाला होता है, ठीक है। और वही टांगे अंदर की ओर मुड़ी रहती है, एक टांगे सीधी होती है और दूसरी टांगे अंदर की ओर मुड़ी होती है। इसका एक और अलग नाम है जिसको हम ओड लेग और हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग किसी जाग की फिनिशिंग किए हुए समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। एक प्रकार से जैसे हम डिवाइडर से लाइन खींचते हैं या किसी जाग पे लाइनिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किसी गोल जाग की केंद्र की व्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है और साधारण मुड़ी टांगे वाली जेनी कैलिपर्स जाग के अंदर सिरे के साथ समांतर लाइनों की मार्किंग करने और हिल टाइप वाले जेनी कैलिपर का प्रयोग जाग के बाहरी सिरे के साथ साथ समांतर लाइनों में मार्किंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर्स के एक और नाम है ओड लेग और हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो इसकी दो टांगे इसके भी होती है, एक स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और दूसरा अंदर की तरफ मुड़ी होती है, ठीक है। इसे किसी जाप की फिनिशिंग किए हुए सिरे पर मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है मित्रों। मैं बता चुका कैलिपर्स क्या होता है, कैलिपर्स किस मटेरियल का बनाया जाता है, कितने प्रकार होते हैं, क्या साइज है, कहाँ प्रयोग होता है, कौन कौन से कैलिपर के प्रकार हैं और कौन कौन से कैलिपर कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। तो मैं अगला हेडिंग पढ़ाएंगे सावधानियां। कैलिपर्स का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में सावधानियां क्या होती है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, कैसे इसको रखना चाहिए। तो इसमें सारा चीज दिया गया है, मैं इसके बारे में जानकारी एक एक करके दूंगा, ठीक है। तो आइए सावधानियों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 है इधर, कैलिपर्स का प्रयोग जाग की साइज के अनुसार चयन करके करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कैलिपर छोटा बड़ा साइज का मैं बता चुका हूं रहता है, तो बड़े जाग के लिए हम बड़े कैलिपर का प्रयोग करते हैं और छोटे जाग के लिए छोटे कैलिपर का प्रयोग होता है, ठीक है। अपने जो जाग होता है उस जाग के साइज के अनुसार कैलिपर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। नंबर 2, अगला नंबर है कैलिपर्स का जो जिसमें सावधानियां है। कैलिपर्स के गेजिंग पॉइंट को साफ सुथरा और तेज धार वाला रखना चाहिए, ठीक है। मैं कैलिपर्स बता चुका हूं, कैलिपर्स के गेजिंग पॉइंट को बता चुका हूं। कैलिपर्स के गेजिंग पॉइंट कहाँ होती है, जो नाप लेने वाला उसकी पॉइंट होती है वही उसकी गेजिंग पॉइंट है। तो उस पॉइंट को हम तेज धार वाला और उसको साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है। अब तीसरा नंबर में देखेंगे, कभी भी घूमते हुए कार्य पर कैलिपर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे हम समझेंगे मार्केट में या भाई वर्कशॉप में एक लेथ मशीन होता है, उस पर अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, चूड़ी काटना खराद का काम होता है।
तो उसमें जाब को हम जब चूड़ी उड़ी कटती है उसमें चूड़ी काटते हैं किसी पाइप में या बोल्ट नट में चूड़ी हम लोग काटते हैं तो घुमा के ही उसका चूड़ी काटा जाता है उस जाब पे। ठीक है, तो उसकी अगर में हमको साइज लेनी हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कैलिपर्स का प्रयोग हम पहले उस मशीन को बंद करके तब साइज लेंगे उस नट बोल्ट के या जो भी हो उसके जाब। ठीक है, तो बंद करके लेंगे। अगर मैं घूमते हुए जाब का हम साइज लेंगे तो उसमें खतरा होने की संभावना होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, समय समय पर आवश्यकता अनुसार कैलिपर पर तेल या ग्रीस लगा के रखना चाहिए। ठीक है, जैसे में कार्य हम लोग वर्कशॉप में कर चुके हैं, करने के बाद या जाब प्रैक्टिकल करने के बाद जब कैलिपर्स का प्रयोग खत्म हो जाता है या जाब जब खत्म होने के बाद तो हम लोग रखते हैं, उसको रखने से पहले उसमें तेल या ग्रीस लगा के हमको रखना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, बिना कार्य पर कैलिपर्स को खोलना या बंद करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैं कार्य आप नहीं दिख रहा है, नहीं प्रैक्टिकल हो रहा है, कुछ भी कार्य है नहीं हो रहा है तो उसको अनावश्यक खोलना या बंद करना नहीं चाहिए, जिससे कि उसमें खराबी आ जाती है। जैसे में स्प्रिंग ज्वाइंट हुआ तो नट उसका खराब हो जाएगा। अगर फर्म ज्वाइंट हुआ तो जो बताया था रिवेट द्वारा जुड़ा होता है तो रिवेट उसकी घिस जाएगी, जिससे वो ढीला हो जाएगा तो मार्किंग और रीडिंग सही नहीं बताएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, कैलिपर्स को समायोजित करते समय उसके गेजिंग पॉइंट को हार्ड टेम्पर कर देना चाहिए। ठीक है, मैं इसके पहले बताए थे कि गेजिंग पॉइंट क्या होता है, हार्ड और टेम्पर क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ। हार्ड और टेम्पर किया जाता है इसलिए किया जाता है ताकि उसके पॉइंट को जब की मार्किंग लेते समय घिस न सके उसके पॉइंट। ठीक है, तो ये सावधानियां हो गया कैलिपर का। कैलिपर्स क्या होता है सावधानियां बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए मैं अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला चैप्टर का नाम है ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ट्राई स्क्वायर क्या होता है, ट्राई स्क्वायर कहाँ प्रयोग होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे। ट्राई स्क्वायर क्या है? ट्राई स्क्वायर आईटीआई भाषा में इसको ट्राई स्क्वायर कहते हैं। और जैसे में आप जो स्टूडेंट देख रहे हैं, किसी के घर में से कारीगर जो घर बनाने वाला राजगीर मिस्त्री होता है, इस जो उलिया रहता है उसके पास होगा, उस उलिया रहता है, देखेंगे कभी उसके पास में तो अपने पास वो रखता है। ठीक है, उसका प्रयोग ऐसे में होता है जिसको कोनिया बोलते हैं लोग। कोनिया जो घर के जो कोना होता है उसी को मिलाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग उसी का नाम आईटीआई की भाषा में ट्राई स्क्वायर बोलते हैं उसको। ठीक है, वो एल आकार का होता है, अंग्रेजी के जो एल अक्षर है उसी के आकार का होता है ट्राई स्क्वायर। ठीक है भैया, हाँ, ये ट्राई स्क्वायर एल आकार का होता है। आइए जानते हैं ट्राई स्क्वायर क्या है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग टूल है जिसकी सहायता से हम समकोण की परख करते हैं।
ठीक है। एक फीटर तथा मशीन हस्त औजार पर काम करते समय इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फीटर के जो जाप बनते हैं उसकी समतलता की माप लेने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं भैया। ठीक है, आइए ट्राई स्क्वायर की भाग जानते हैं। ट्राई स्क्वायर के कितने भाग होते हैं। ट्राई स्क्वायर के दो भुजाएं होती है। नंबर एक, जिसकी एक भुजा स्टॉक कहलाती है और दूसरी भुजा ब्लेड कहलाती है। ठीक है, उसमें दो होते हैं, एक मोटा होता है छोटा होता है और एक पतला होता है जो लंबा होता है। और जो मोटा होता है पतला होता है, जो मोटा होता है छोटा होता है उसको स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और जो पतला और लंबा होता है उसको हम ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ब्लेड। और ब्लेड पर अर्थात 90 डिग्री दोनों जो है ब्लेड और स्टॉक जो है 90 डिग्री के कोण में वो रिवेट द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण में जुड़ा होता है। कुछ ट्राई स्क्वायरों के ब्लेडों पर इंच और मिलीमीटर के निशान बने होते हैं। ठीक है, कुछ ट्राई स्क्वायर होते हैं जिस पर क्या होता है? इंच और मिलीमीटर के निशान बने होते हैं। अगर मैं इंच में जो ब्लेड होते हैं उसके अगर मैं इंच और मिलीमीटर में निशान बने होंगे तो क्या बोले थे हम लोग? उसको क्या बोलेंगे? जैसे में प्रत्यक्ष औजार है और जिसमें नहीं होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और आ जाइए मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? किस मटेरियल का बना होता है ट्राई स्क्वायर? ठीक है, आइए जानते हैं। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड जो बताए थे पतला सा बड़ा लंबा होता है वो ब्लेड होता है। वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसका स्टॉक जो मोटा होता है छोटा होता है, स्टॉक एल्युमिनियम, कास्ट आयरन और एल्युमिनियम इत्यादि से बनाया जाता है। ठीक है, अब मटेरियल हो गया और साइज होता है। ट्राई स्क्वायर का क्या साइज होता है उसके बारे में जानेंगे। ट्राई स्क्वायर का साइज उसके ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। जो ब्लेड बताया था लंबा वाला, ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। यह लंबाई स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक दूरी से लिया जाता है। मतलब एक प्रकार से समझिए, जो मोटा वाला और जो पतला वाला जहां जुड़ा होता है उसके अंदर से जो 90 डिग्री मुड़ा होता है उसके अंदर से जो कोण बना रहता है उसके अंदर से, और जो पतला वाला रहता है सिरे से उसके वहां से उसकी लंबाई होती है, जो साइज होती है वही। ठीक है, साइज होती है। साइज के अनुसार ये 100 mm से 300 mm तक पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अगला हेडिंग, ट्राई स्क्वायर के प्रकार, टाइप्स। वो ट्राई स्क्वायर की कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, आइए ट्राई स्क्वायर जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर ठीक है, ट्राई स्क्वायर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे में नंबर 1 है साधारण ट्राई स्क्वायर। नंबर 1 साधारण ट्राई स्क्वायर। नंबर 2 एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। नंबर 3
डाई मेटा ट्राई स्क्वायर और नंबर 4 एल ट्राई स्क्वायर, जो अंग्रेजी का एल होता है, एल ट्राई स्क्वायर, एल साइज का ट्राई स्क्वायर। ठीक है, तो आइए बारीक बारीक समझते हैं एक एक हेडिंग करके। ट्राई स्क्वायर अलग अलग जो है होते हैं, तो कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, तो आइए उसके बारे में एक एक करके हेडिंग समझते हैं। तो पहला नंबर में है साधारण ट्राई स्क्वायर। साधारण ट्राई स्क्वायर का प्रयोग आमतौर में कारपेंटर करता है। ठीक है, कारपेंटर करते हैं। इसको देखने के लिए अधिक सूक्ष्मता नहीं होती। ठीक है, ये बड़ी साइज के होते हैं। यह कास्ट आयरन के लेंस के साथ स्टील का ब्लेड रिवेट के संकोण पर जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ लीजिए, एक बड़े साइज का ट्राई स्क्वायर होता है। ठीक है, कारपेंटर जो लकड़ी के कारीगर होते हैं उसे कारपेंटर उपयोग करते हैं, और बड़े साइज का होता है जो कास्ट आयरन का बना होता है, और जो ब्लेड है उसका स्टील की, और जो उसका स्टॉक है कास्ट आयरन से रिवेट द्वारा दोनों जुड़ा होता है। परंतु मशीन शॉप में जहां अधिक सुगमता से मशीन के पार्ट बनाए जाते हैं, वह वहां केवल मास्टर ट्राई स्क्वायर से कार्य में लिया जाता है। ठीक है, इसके बेस तथा ब्लेड दोनों भली भांति ग्राइंड करके ट्राई स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर समझ चुके साधारण ट्राई स्क्वायर। अब दूसरा फिक्स ट्राई स्क्वायर। ठीक है, फिक्स ट्राई स्क्वायर में क्या एडजस्टेबल। ठीक है, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। ठीक है, इस ट्राई स्क्वायर की ब्लेड को आवश्यकता अनुसार आगे पीछे घिसकाया जा सकता है, जिससे स्टेपनुमा जाग की ब्लेड की लंबाई कम करके परखा जाता है। मान लीजिए जो एडजस्टेबल मतलब एक प्रकार से समझिए कि जैसे छोटा जाग हुआ तो हम उसको छोटा कर सकते हैं घिसका के, बड़ा जाग नापने के लिए बड़ा भी कर सकते हैं उसको, उसी को एडजस्टेबल कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन हेड के साथ अगर स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है तो वह एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का ही कार्य करता है। इस ब्लेड की पूरी लंबाई में एक नाली कटी होती है, जिससे स्टॉक के अंदर लगे होते हैं। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर के एक सिरे पर चूड़ियां कटी होती है। इससे कटे नट को कसने पर स्टॉक ब्लेड 90 डिग्री के कोण बना लेते हैं। ब्लेड की लंबाई कम करने के लिए नट को ढीला करके ब्लेड को स्टॉक में घसाया जाता है। ठीक है, बता चुके हैं। छोटा जाग हुआ तो छोटा करके, बड़ा जाग हुआ तो बड़ा करके उसको हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला हेडिंग में नंबर तीसरा ट्राई स्क्वायर। जैसा कि नाम से ही विदित है, उसका प्रयोग ट्राई मेकर द्वारा किया जाता है। डाई मेकर जो डाई होती है, डाई देखी होंगी
अलग अलग जिससे वस्तु जो बनती हैं वो मान लीजिए जैसे कोई भी वस्तु उसको डाई में ही फिट करके बनाया जाता है, चाहे जो हो। तो कोई भी पेन हो गया या स्पैनर हो गया या कोई भी चीज हो वो डाई में ही फिट होकर बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी जो डाई मेकर होता है तो वही मेन उसी को ही बनाता है डाई को। तो जो डाई होता है तो उसका प्रयोग हम डाई मेकर ट्राई स्क्वायर होता है, तो उसके बारे में समझेंगे। डाई मेकर का ट्राई स्क्वायर इसके स्टाक में नीचे की इसके स्टाक में 2 स्क्रू लगे होते हैं, इससे कि इसके स्टाक में 2 स्क्रू लगे होते हैं, इसमें से बचा स्क्रू ब्लेड को स्टाक के साथ क्लैंपर करने के लिए होता है। ठीक है, समझ गए। छोटा स्क्रू ब्लेड स्टाक बनाने वाले कोण को समकोण में कुछ अधिक अथवा कम कोण में एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे में आगे छोटा बड़ा नापने के लिए हम बेसी करते हैं, इसको भी इसका उपयोग इसकी उपयोगिता इकाइयों में विभिन्न आकारों में माप लेने के लिए इसके सेट में 4 ब्लेड होते हैं। स्टैंडर्ड ब्लेड की चौड़ाई लगभग 12 mm तथा लंबाई 65 mm होती है। ठीक है, इसके आकार में यह अनेक प्रणालियों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यह लगभग 12 mm से 12 mm होते हैं। इसकी चौड़ाई भी लगभग 12 mm होती है। नैरो ब्लेड की चौड़ाई 4 mm होती है, लंबाई 60 mm होती है। इसके एक सिरे लगभग 16 mm लंबाई 1.2.4 mm चौड़ाई का बनाया जाता है। ऑफसेट ब्लेड की चौड़ाई लगभग 3 mm में होती है। ये दोनों सिरे बेवल कर दिए जाते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर। उसके बाद अगला हेडिंग ट्राई स्क्वायर, डाई मेकर ट्राई स्क्वायर के बारे में समझ गए हैं। अगला है एल ट्राई स्क्वायर। एल ट्राई स्क्वायर में देखिए, एल ट्राई स्क्वायर ये लगभग आधा सूत मोटा मृद इस्पात की पत्ती की बनी होती है। इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होती है और लंबाई 150 से 200 mm में होती है। इसकी दोनों भुजाओं पर ब्रिटिश तथा मिलिट्री प्रणालियों का निशान होते हैं। इसका उपयोग राजमिस्त्री, बढ़ई या दर्जी आदि के द्वारा होता है। ठीक है, जो बताए थे राजमिस्त्री जैसे जो घर बनाने वाले होते हैं वो बड़े बड़े आकार के जो ये ट्राई स्क्वायर होता है उसको ट्राई स्क्वायर लेके चलते हैं, और जो दर्जी होते जो कपड़े वपड़े बनाते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई स्क्वायर जो बढ़ई और दर्जी के सॉरी जो राजमिस्त्री होता है जो घर बनाता है वो प्रयोग करता है, बढ़ई में प्रयोग करता है और दर्जी के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है एल ट्राई स्क्वायर। ठीक है, अब ट्राई स्क्वायर का अगला हेडिंग क्या है? ट्राई स्क्वायर की
शुद्धता की जांच करना, चेकिंग ऑफ ट्राई स्क्वायर। मान लीजिए ये हमको क्या आवश्यकता पड़ गई चेकिंग ट्राई स्क्वायर की, जैसे में कि इसकी जरूरत हमको जैसे होता है कि कार में लेते लेते ट्राई स्क्वायर घिस जाता है या कहीं गिर गया तो वो ढीला हो जाता है, तो हमको सही साइज में सही साइज नहीं दे पाता है, रीडिंग गलत बताने लगता है। तो हम कैसे इसकी विधि से उसकी शुद्धता को, उसकी मार्किंग या रीडिंग सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कैसे हम उसकी जांच को परख सकते हैं, आइए जानते हैं क्या विधि है। ठीक है, कार्यशाला में ट्राई स्क्वायर जॉब की जब ज्यादा देर तक कार्य करता रहता है तो निश्चित ही उसके संकोण में अंतर भी आ जाता है। जैसे में जॉब को ट्राई स्क्वायर को प्रयोग करते समय तो उसकी जो है जो अंतर होता है, जो मार्किंग देने का अंतर होता है, कभी कभी रीडिंग गलत बताने लगता है। तो इसलिए ट्राई स्क्वायर की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। ठीक है, ये एक ट्राई स्क्वायर की जांच करने की विधि दर्शाई गई है। तो विधि क्या है? नंबर 1 विधि में जानेंगे हम। विधि नंबर 1, ठीक है, सरफेस प्लेट की एक साइज पर, सरफेस प्लेट मतलब एक प्रकार की चादर होती है जो संपूर्ण होती है, तो उसमें हम पहले ट्राई स्क्वायर को क्या करेंगे, साइज पर लगाए गए पेस्ट में एक ही लाइन खींचेंगे। ठीक है, खींची जा सकती है। अब ट्राई स्क्वायर दूसरे को नोट करें, मतलब एक लाइन उसको जो रख के एक लाइन खींच दें। ठीक है, उसके बाद पलट के उसी जो मार्किंग लगाएंगे पलट के उसको फिर उसी के सीध में हम लाइन करेंगे। तो उसमें अगर में ट्राई स्क्वायर की रीडिंग गलत होती है तो अंतर बताएगा, और अगर में रीडिंग सही होती है तो अंतर नहीं बताएगा। ठीक है, विधि नंबर 2, सरफेस प्लेट पर रखकर उसके साथ एक स्टेट एज लंब में खड़ा करें, मतलब ट्राई स्क्वायर खड़ा कर दें और उसके कॉलम के दोनों तरफ मतलब ट्राई स्क्वायर खड़ा करने के बाद एक इधर एक उधर दोनों खड़ा कर दें, और जो लंब होता है, जो बताए थे ब्लेड होता है, दोनों आपस में ब्लेड को दोनों आपस की जो खड़ा करने के बाद जो आपस में ब्लेड को मिलाएं, अगर मैं उसमें देखे दूर से कोई भी सुराख उसमें दिख रहा है तो समझेंगे कि वो रीडिंग सही नहीं है। अगर सुराख नहीं दिख रहा है तो उसकी जो है शुद्धता से माप लेता है, वो शुद्धता से माप लेगा। अगर सुराख दिख रहा है तो माप नहीं ले सकता है। ठीक है, अब अगला है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते समय सावधानियां। अगला हेडिंग है ट्राई स्क्वायर का जब हम प्रयोग करते हैं क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए, आइए जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो नंबर 1 में देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 में जाब पर संकोण परखते समय ट्राई स्क्वायर को जाब पर रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जाब की हम संकोण परखते, संकोण मतलब 90 डिग्री का जब हम संकोण परखते हैं तो जाब पर रगड़ का प्रयोग उसका नहीं करना चाहिए। ठीक है, और नंबर 2, इसके अन्य कटिंग औजार से इसको अन्य कटिंग औजारों से पृथक मतलब अलग रखना चाहिए जिससे कि खरोच न पड़े। ठीक है, अगला नंबर, इसका प्रयोग हथौड़े के स्थान पर नहीं करना चाहिए। हथौड़े मतलब हैमर जो होता है, जहां हैमर का प्रयोग होता है वहां पर ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं होता है। अगला पॉइंट,
यदि इसके समकोण में कुछ अंतर पैदा हो तो सरफेस प्लेट पर एंगल प्लेट अथवा बेवल के प्रोटेक्टर की सहायता से इसकी जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो टाई स्क्वायर में पढ़ा दिया आप लोगों को। टाई स्क्वायर के मटेरियल, प्रकार, इंट्रोडक्शन, प्रकार में क्या क्या होता है, कौन कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ प्रयोग होता है, सावधानी आदि, और कैलिपर्स पढ़ा दिए। दो चीज पढ़ा चुके हैं और इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 3 में स्टील रूल। ठीक है, तो उसके समकक्ष जो सारे चीज जो होते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए। अगला हेडिंग क्या है, सम इम्पोर्टेंट हिंट्स रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके बारे में हम कुछ निर्देश, मतलब मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स जो होते हैं उसके बारे में कुछ निर्देश, जो अच्छे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो क्या है नंबर 1 में, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे, मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट 1/2 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 होती है। अगला पॉइंट, की सीट स्टील रूल का प्रयोग किसी शार्प या चाबीदार कीने की मार्किंग करने के लिए प्रयोग होता है। बताया गया है कि स्टील रूल, जो किसी स्टील रूल है उसका प्रयोग कीवी, मतलब चाबी बनाने, जो चाबी का घाट होता है, मतलब आसान भाषा में जो साइकिल मतलब चलाते होंगे उसमें ताला होगा, तो ताला जो चाबी होते है उसमें जो चाबी में देखें खांचा, एक लंबी खांचा होता है जो नाली कटी होती है, तो उसकी साइज जो लेते हैं की सीट स्टील रूल का उसमें प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, स्प्रिंग का स्टील रूल का प्रयोग मोल्डिंग शाफ्ट में किया जाता है। अगला नंबर, स्टील रूल एक प्रत्यक्ष मापी औजार है तथा कैलिपर्स अप्रत्यक्ष मापी औजार है, बताया गया है। अगला नंबर, गहरे सुराख तथा स्लॉट की माप लेने के लिए नैरो स्टील रूल का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, ट्राई स्क्वायर का साइज स्टॉक के अंदरूनी ब्लेड, बताया गया है ब्लेड की अंदरूनी से और ब्लेड के अंतिम छोर तक लिया जाता है। अगला पॉइंट, स्टैंडर्ड माप को 20 डिग्री सेल्सियस पर लेना चाहिए। अगला पॉइंट, इसकी इस प्रकार पर टाई स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक ग्लास बना होता है जिससे जाब के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मार्किंग एंड मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में जानकारी हो गई आप लोगों को। तो ये चैप्टर आप लोगों को समाप्त हो चुका है। थैंक यू। तो इसके बारे में हम कुछ वीडियो देखने के बाद दोस्तों अपने आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।